नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट जजमेंट विद एडवोकेट परेश पुराणी। क्या कोई इंसान कोर्ट के आदेश में ऐसा बदलाव कर सकता है जिससे करोड़ों की सरकारी ज़मीन उसकी हो जाए? क्या सिर्फ कुछ शब्द जोड़कर पूरी डिक्री का मतलब ही बदला जा सकता है? और अगर कोई कोर्ट का कर्मचारी भी उस बदली हुई कॉपी के आधार पर कब्ज़ा दिला दे तो क्या वह कब्ज़ा कानूनी माना जाएगा? कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले ने सिर्फ ज़मीन का एक विवाद ही नहीं सुलझाया, बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि एग्जीक्यूशन कोर्ट कभी भी डिक्री से आगे नहीं जा सकता। आज का जो केस है ये इसी के बारे में बात करने जा रहा है, जिसमें आरोप लगा था कि कोर्ट की डिक्री में नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन पिटीशन में बाद में कुछ शब्द जोड़कर करोड़ों रुपए की रेलवे की ज़मीन के ऊपर दावा करने की कोशिश की गई थी। दरअसल इस पूरे केस की शुरुआत होती है बेंगलोर में। वहाँ पर रेलवे विभाग के पास अंग्रेज़ों के ज़माने की एक काफ़ी बड़ी ज़मीन थी और सरकारी रिकॉर्ड, पुराने गज़ट और एक्विजिशन के दस्तावेज और वर्षों से जो रेलवे का पोजीशन था वो इस बात की ओर इशारा करते थे कि ये ज़मीन रेलवे की है। दूसरी ओर कुछ निजी पक्षकार दावा कर रहे थे कि उनके पास बिलेखल्ली गांव के सर्वे नंबर 2 की ज़मीन है और वही आगे चलकर CTS 1047 बन गई। यहीं से वर्षों तक मुकदमा चलता रहा। पहले रेलवे के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा का मुकदमा दायर हुआ और उसके बाद में वह सफल तो नहीं हुआ, लेकिन जो राजस्व अधिकारियों के सामने भी कई बार ये दावा पेश किया गया था वह भी असफल रहा। लेकिन इसके बाद जो घटनाएं थे उन्होंने कुछ ऐसा मोड़ लिया जिसने इस पूरे केस की दिशा और दशा बदल दी। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस फाइल किया गया। एक खरीदार ने विक्रेता के खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मुकदमा दायर किया। मामला केवल सर्वे नंबर 2 बिलेकल्ली से संबंधित था। पूरे मुकदमे में न तो प्लेंट में, न रिटर्न स्टेटमेंट में, न एविडेंस में और न ही अंतिम डिक्री में कहीं भी CTS नंबर 1047 का उल्लेख नहीं था। अदालत ने उसी शेड्यूल प्रॉपर्टी के संबंध में डिक्री पारित की थी। यहीं तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इसमें आगे चलकर एक इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। जब डिक्री को लागू कराने के लिए एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल की गई तब शेड्यूल में कथित रूप से हाथ से एक लाइन जोड़ दी गई, एंड पार्ट ऑफ CTS नंबर 1047। यही कुछ शब्द पूरे विवाद की जड़ बन गया, क्योंकि हाईकोर्ट ने पाया कि यह अतिरिक्त विवरण कुल मुकदमे का हिस्सा ही नहीं था। फिर भी उसी बदले हुए शेड्यूल के आधार पर डिलीवरी वारंट जारी कर दिया गया था और बैलिफ ने कब्जा दिला भी दिया और बाद में उसी दस्तावेज का उपयोग कर दूसरे सरकारी अधिकारियों के सामने ये दिखाने के लिए किया गया कि अदालत ने CTS नंबर 1047 का भी अधिकार दे दिया है। एक तरीके से फॉर्जरी और फ्रॉड जैसा अपीयर हो रहा है यहाँ पर। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड ने एग्जीक्यूशन रिकॉर्ड के ऊपर भरोसा करते हुए ऐसा माना कि विवादित CTS नंबर 1047 भी उसी संपत्ति का हिस्सा है और इसी के आधार पर आदेश पारित किया गया है। लेकिन जॉइंट डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड ने पूरा रिकॉर्ड दोबारा देखा। विलेज में बाउंड्री सर्वे रिकॉर्ड्स और पुराने सरकारी दस्तावेजों की जांच के बाद उन्होंने ये पाया कि जो निष्कर्ष है गलत है और विवादित संपत्ति जो है वो रेलवे की है। इसके विरुद्ध हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की गई। सिंगल जज ने याचिका स्वीकार भी कर ली और मामला फिर यहाँ से डिवीजन बेंच के सामने पहुँचता है। डिवीजन बेंच ने सबसे पहले मूल सूट जो था उसको देखा, उसके बाद जजमेंट को देखा और फिर डिक्री देखी और अंत में एग्जीक्यूशन पिटीशन को देखा और यहीं पर उनको सबसे इम्पोर्टेंट अंतर दिखाई दिया कि मूल डिक्री में CTS नंबर 1047 नहीं था, लेकिन एग्जीक्यूशन पिटीशन में बाद में वो शब्द दिखाई दे रहे थे। कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूशन पिटीशन प्रोसीडिंग्स का उद्देश्य केवल डिक्री को लागू कराना नहीं है, नई संपत्ति को जोड़ना नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य केवल डिक्री को इम्प्लीमेंट करना है। यदि किसी संपत्ति का उल्लेख मूल मुकदमे में था ही नहीं तो उसे बाद में जोड़कर पोजीशन नहीं दिलाया जा सकता। इस पर हाईकोर्ट ने कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दिए हैं कि एग्जीक्यूशन कोर्ट डिक्री से आगे नहीं जा सकता बिना न्यायालय की अनुमति के और बिना किसी संशोधन के, बिना प्लीडिंग और बिना एविडेंस कोई भी पक्ष नई संपत्ति एग्जीक्यूशन शेड्यूल में शामिल नहीं कर सकता।
यदि ऐसा होने दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति बाद में डिक्री का स्वरूप ही बदल सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल और बैलिफ ने भी आवश्यक जांच किए बिना बदले हुए शेड्यूल के आधार पर कार्रवाई कर दी, जो कि विधि सम्मत नहीं है। सप्रेशन और फ्रॉड, जैसा मैंने ऊपर अभी आपको एक हिंट दी थी कि ये फ्रॉड का मैटर दिख रहा है। डिवीजन बेंच ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ताओं ने कई इंपॉर्टेंट तथ्यों का यहाँ पर खुलासा नहीं किया है। पहले का रेलवे वाला मुकदमा, पुराने आदेश और एग्जीक्यूशन शेड्यूल में किए हुए बदलाव, जो चेंजेस किए गए, जो हाथ से लिख दिया गया था, इन सबको उचित रूप में सामने नहीं रखा गया है। और कोर्ट ने दोहराया कि यदि व्यक्ति न्यायालय से रास्ता चाहता है, कोई राहत चाहता है, तो उसको क्लीन हैंड्स के साथ आना होगा। मटेरियल फैक्ट्स को छिपाकर प्राप्त की गई राहत टिक नहीं पाएगी। और निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के ज़ेबा खान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2026 का जजमेंट का भी रेफरेंस दिया गया और यह दोहराया गया कि न्यायालय से तथ्य छिपाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसको अब्यूज ऑफ कोर्ट भी कहा जाता है। फाइनली डिवीजन बेंच ने यह कहा कि सिंगल बेंच जज का जो आदेश था वो सही नहीं था, जॉइंट डायरेक्टर का आदेश उचित था। रिट अपील्स को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया और जो सिंगल जज का जजमेंट था उसको सेट असाइड कर दिया गया और रिट पिटिशन को भी डिसमिस कर दिया गया। फाइनली जिस केस को भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ये द जॉइंट डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, सिटी सर्विस साउथ रेंज एंड अदर्स वर्सेस एस वजीर अहमद एंड अदर्स का था और ये कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया है और इसके जजमेंट की जो डेट है वो 6 जुलाई 2026 है। अब आम लोगों के लिए इसमें क्या लेसन है कि यदि कोई पक्ष, अगर आपके पक्ष में कोई डिग्री आ भी गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में उसमें कोई नई ज़मीन आप उसमें जोड़ दें हाथ से। एग्जीक्यूशन केवल वही लागू करेगी जिस अदालत ने वास्तव में डिग्री पास की। याद रखिए कि एग्जीक्यूशन कोर्ट डिग्री को लागू करती है, उसको बदलती नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति तथ्यों को छिपाकर या रिकॉर्ड में बदलाव करके बाबू को कुछ ऊपर से ले देके यदि ऐसा करता भी है, बदलाव करके यदि कोई राहत प्राप्त करने की, कोई रिलीफ पाने की कोशिश भी करता है, तो अदालत ऐसे रिलीफ को बाद में किसी भी स्टेज पर वापस ले सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।